वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट हम लोग बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए, पीपीएससी टीआरई 4 के लिए और केवीएस और एनवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर अगले चैप्टर में हम लोग जो है इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहली बात हम देखेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत यानी कि बालकों के विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों की पुष्टि करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा अलग अलग जो है विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिए उन्हीं विचारों को हम आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि सबसे पहला आप देख रहे हैं कि बाल विकास के सिद्धांत में जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जीन पियाजे महोदय। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है बात किसने की? तो जीन पियाजे महोदय ने किया। तो यहाँ पर जीन पियाजे जी कहते हैं कि भाई बच्चा जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अपनी स्वयं की समझ से सीखता है, अपनी स्वयं की समझ से विचार करता है तथा अपने विभिन्न प्रकार के स्वयं की समझ से जो है अधिगम शक्तियों का सृजन करता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति की यानी कि बच्चे की जो होती है अपनी जो समझ शक्ति होती है उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के समझ को वो विकसित करता है। तो इसके लिए जीन पियाजे ने कहा कि इनके लिए कोई भी अगर विचार बच्चा अगर स्वयं की समझ से जब विकसित करता है वो कई प्रकार के कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, आधारित होता है। तो सबसे पहली बात क्या कि सबसे पहले वो अपने मन में एक स्कीमा बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा हम एक प्रकार का योजना को कहते हैं, एक प्लान को कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ भी करने से पहले या कुछ भी विचार व्यक्त करने से पहले वो अपने मन में एक क्या होता है, एक योजना बनाता है, एक डिजाइन बनाता है, एक स्कीमा बनाता है, जिसके आधार पर यानी कि बच्चों का जो ज्ञान का एक स्ट्रक्चर बनता है कि कौन से विचार को हमें कैसे सिस्टमेटिक वे में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो इन सारी बातों को हम यानी कि किसी भी ज्ञान को एक ढांचा में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। चलिए अब हम आते हैं, जब बच्चा एक डिजाइन बना लेता है तो डिजाइन को वो क्या होता है, मन में सोचता है कि हाँ चलो हम जो बोल रहे हैं या हम जो विचार करेंगे या हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल इसी डिजाइन पर आधारित और एकदम सटीक है। यानी कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, यानी कि अनुरूपण करना। तो अनुरूपण में यह क्या होती है कि कई प्रकार की जो जानकारियां होती है वो पुरानी योजना में फिट करना। ठीक है, यानी कि नए कॉन्सेप्ट को पुराने कॉन्सेप्ट के साथ क्या जोड़ना। ठीक है कि हाँ ये कैसा होगा, तो पहले के विचारों पर क्या करता है, वो आधारित करता है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि जब भी नए विचार होंगे वो उनकी आधारशिला जो होगी वो पुराने ही विचार होंगे। पुराने विचारों को तथ्यों पर रख करके ही वो नए विचारों को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इस तरह से इस प्रकार की प्रक्रिया यानी कि कोई भी नई विचारधारा को पुराने विचारधाराओं के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अब आते हैं, जीन पियाजे साहब ने कहा कि तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में सोचने का, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो है एकोमोडेशन, यानी कि जिसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन होता है, ऐसे तो हम लोग अनुकूलन के बारे में जानते हैं कि किसी भी परिवेश में अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कोई भी हम योजना बनाते हैं या कोई भी ऐसी प्लानिंग चल रही है, उस योजना या प्लानिंग को जब हम बदल करके क्या करते हैं, नई योजना के साथ या नई प्लानिंग के साथ जब हम उसे ढालने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, यानी कि अनुकूलन बोलते हैं। जैसे कि हाँ बच्चा कोई विचार रखना चाहता है और उस विचार को क्या करता है, यानी कि उन पुराने विचारों पर तो रखता है
व्यक्त करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वो नए विचारों में उसको शामिल करने की जो है शक्ति हासिल कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, यानी अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, जब वो ढालने मतलब कि पुराने विचारों को जब वो नए विचारों पर आधारित करने की शक्ति सृजित कर लेता है, तो वैसी स्थिति में अंत में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, यानी कि जिसको हम संतुलन कहते हैं, यानी कि सीखने की संतुलन बनाने की प्रक्रिया। कि हाँ, अब बच्चा को लगने लगता है कि जो भी हम नई बातें सीखे पुराने तथ्यों को आधार में मान करके, हाँ बिल्कुल ये क्या है, एकदम एग्जैक्ट है, सटीक है, परफेक्ट है, एकदम उन्हें लगता है कि नहीं अब हम इसको जो है किसी के सामने क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। तो इसलिए स्कीमा बार बार पूछा जाता है। स्कीमा क्या है, तो बच्चे का ज्ञान ढांचा है, और अनुरूपण क्या है, तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ फिट करना यानी जोड़ना है। और एकोमोडेशन क्या है, अनुकूलन क्या है, तो पुरानी योजना बदल करके नई योजना में क्या करना, नई योजना की या नई जानकारी के अनुसार बदलना। उसके बाद संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन क्या है, तो सीखने का संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो और इन सारी बातों की पहल किसने की, तो जीन पियाजे महोदय ने की। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे कि नेक्स्ट है कि जीन पियाजे महोदय ने जब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात कही, कि उन्होंने कहा कि बच्चे में जो है 4 प्रकार से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो बोला ठीक है, कैसे, तो इसके लिए 4 स्तर होते हैं। कौन कौन, तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि हम बोलते हैं पूर्व संवेदी प्रेरक अवस्था, हिंदी में बोलते हैं। अगर इसकी आयु कही जाए तो 0 से क्या होता है, 2 वर्ष की आयु जो है सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। अब देखेंगे कि जन्म से लेकर के 2 साल के बच्चों में आखिर कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या था, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, सेंसरी यानी कि ज्ञान इंद्रिय। ठीक है, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जो है कई प्रकार के क्रियाओं को क्या करता है, सीखता है। यानी कि बच्चा देखकर, छूकर, सुनकर या स्वाद लेकर के वो कई प्रकार के बातों को क्या होता है, सीखता है। साथ ही क्या होता है, उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बस वस्तुओं को पहचानने की गुण क्या हो जाती है, उसमें आ जाती है। जैसे अपनी माँ को पहचानना, या किसी वस्तु को पहचानना, या कोई आवाज को पहचानना, ये बच्चा क्या होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल सीख जाता है। साथ ही क्या होता है कि बच्चे जो है कई प्रकार के क्रियाओं को वस्तुओं और अपने ज्ञानेंद्रियों से भी जोड़ना सीख जाते हैं। चलिए अब हम दूसरा करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे की जो संज्ञानात्मक विकास का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है। यानी कि बच्चा जो है बलबलाना शुरू करता है, यानी प म ब इस तरह से बोलना शुरू करता है, और अंत में उसमें क्या होता है, एकदम अच्छे से भाषा का विकास हो जाता है। यानी कि बलबलाते हुए वो जो है शब्दों को और शब्दों से वो वाक्यों में बोलना सीख जाता है, और अंत में ऐसा होता है कि उसमें अहम केंद्रिता की भावना का क्या होता है, विकास होता है। अहम केंद्रिता का मतलब होता है मतलब कि इको सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा जो बोला कि नहीं यही सही तो यही सही। ठीक है, यानी कि जो चीज, जो शब्द या जो वाक्य वो बच्चा बोलेगा उस पर वो क्या रहता है, पूरा एकदम अडिग रहता है। उसमें अगर कोई भी अगर परिवर्तन करता है तो वो परिवर्तन जो है नहीं करना चाहता है, वो बोलता है नहीं यही होगा तो यही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उसमें इकोसेंट्रलिज्म की भावना होती है, अहम केंद्रिता की भावना होती है। मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है, मेरे टीचर ने जो बताया वही सही है, उसमें ये बातें जो है ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अपने मन से जो वो समझना चाहता है
उसी में वो उनकी पकड़ क्या होती है, ज़्यादा होती है और उन्हीं को वो ठोस पुष्टि करना चाहता है। साथ ही उसमें क्या होती है, जादुई सोच होती है, यानी कि किसी भी चीज को वो तुरंत मतलब कि सोचने का, क्विक डिसीजन लेने का, क्विक थिंकिंग करने की क्या होती है, पावर्स होती है। साथ ही क्या होती है, उनमें कई प्रकार के जो है मतलब कि वस्तुओं को या तथ्यों को या विचारों को देख करके उनमें क्या होता है, एक कहिए कि डिजाइन, एक आकृति अलग अलग बनाने की क्या होती है, एक भ्रम होता है। जैसे कि कहिए कि एक दीवा स्वप्न की भांति जो है उनकी जो है मानसिकता हो जाती है कि जैसे काश ये घर आइसक्रीम से भर जाता, या काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते, यहाँ पे जितने भी चीज़ है वो सारे खिलौने होते, या यानी मतलब जो भी बच्चा चाहता है वो सब सोचता है कि वो पूरा वही उन्हीं की जो है वो कल्पना करने लगता है, जो कि सच्चा नहीं होता है। यानी कि कई काल्पनिक दुनिया में बच्चा पूर्णतः क्या हो जाता है, खो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरा, हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था कही जाती है। यानी कि 7 साल से 11 साल के बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो क्या होता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर आधारित होता है। ये कहने का तात्पर्य है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो ठोस वस्तुओं पर, यानी कि कोई भी ठोस वस्तु पर क्या करता है, तार्किक सोच करता है। जैसे कि मान के चलिए ये पेन है, तो इसके बारे में सोचता है कि ये पेन आखिर इससे लिखे क्यों जाते, इसको पढ़ा क्यों नहीं जाता है, या फिर जैसे कि पुस्तक में पुस्तक जो है पढ़े ही जाते हैं, या और कुछ क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि कई तरह की थिंकिंग जो है, जो भी वो वस्तु को देखता है उनके इस बारे में कई तरह के वो विचार जो है क्रिएट करने लगते हैं। साथ ही जो भी विचार उनको मतलब कि परफेक्ट लगता है उसको वो क्या करता है, अपने में सुरक्षित रखता है, अपने में संरक्षित रखता है, अपने में आत्मसात करने की क्या होती है, उसमें भावना होती है। यानी जो भी सीखा है वो परफेक्ट सीखता है और उसको आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है, यानी कि जल्दी उसे वो भूलता नहीं है। ठीक है। साथ ही उसमें डिफरेंशिएट करने का, क्लासिफाई करने का, यानी वर्गीकरण करने की भी शक्ति होती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ों को मतलब कि डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का जो है इस उम्र में काफ़ी गुण पाया जाता है। साथ ही इसमें सीरीज करने की भी भावना होती है कि क्या बहुत अच्छा है, क्या उससे कम, क्या उससे कम, क्या उससे कम, क्या सबसे कम। इस तरह से वो एक सीरीज करने की भी जो है क्षमता जो है किसमें रखता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखता है। जैसे कि कौन प्यार करता है, तो सबसे पहले बोलेगी माँ प्यार करती है, उसके बाद पापा, फिर उसके बाद दादी, फिर दादा। इस तरह से क्या होता है, एक सीरीज करना वो क्या होता है, बच्चा सीख जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होता है, यानी कि कहिए कि 11 प्लस, यानी कि जो भी बच्चे 11 साल या उससे ऊपर वाले बच्चे हैं, ऊपर वाले उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें ये क्या होती है, भावना देखी जाती है। और इसकी जो सोच होती है वो क्या होती है, यानी कि अमूर्त सोच से वो मूर्त सोच पे क्या करता है, आधारित करता है। यानी कि काल्पनिक चीजों को वो वास्तविकता पर क्या करना चाहता है, आधारित करना चाहता है। साथ में उसमें क्या होता है, परिकल्पना बनाना, यानी कि हाइपोथेसिस करने की, यानी कि किसी भी प्रकार की सत्यता को जो है जांच करने की जो है कसौटी पर क्या होती है, आधारित जो है उनके विचार करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी बातों को वो क्या करता है, सत्यता पे आधारित करता है कि भाई जैसे कि कोई चीज़ है तो ये कैसे बना, तो वो फिर से वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, या जब तक कि उसको अंततः रिजल्टेंट ना मिले, इन सारी बातों पर वो क्या करता है, पहल करता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ये थे जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब हम यहाँ पर अगला जो देखेंगे, लेव वाइगोवस्की का सामाजिक
सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें जो कि आपका बाल विकास सिद्धांत का ही क्या है, एक दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बात हुई बच्चे का जो है विकास की बात, तो उन्होंने कहा, मतलब कि जीन पियाजे ने कहा कि भाई संज्ञान का विकास होता है, बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेकिन लेव वाइगोवस्की का कहना था कि नहीं, बच्चा जो है समाज के सभ्यता और संस्कृति से सीखता है। तो इसलिए लेव वाइगोवस्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के से उन्होंने क्या किया, बच्चों के विकास को जोड़ा। ठीक है, तो चलिए उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा सीखता है वो सामाजिक संपर्क से ही विकसित होता है। यानी कि बच्चा सोसाइटी में जितना विभिन्न प्रकार के मेंबर से क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा, जितना घूमेगा फिरेगा, कल्चर और सोशलाइजेशन का जो है कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें उतना ही क्या होगा, यानी कि उनका डेवलपमेंट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा, तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि बच्चे में विभिन्न प्रकार के आदर सम्मान या विभिन्न प्रकार के जो नैतिकता की जो बातें होगी, वो क्या होगी, समाज में या परिवार में जो है घुलने मिलने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, रीति रिवाज परंपरा या सभ्यता को जो है मनाने से और उसको समझने से होगा। ठीक है, तो कहा, चलिए तो लेव वाइगोवस्की ने भी क्या कहा कि भाई इसके लिए भी हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। तो अब इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहला है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी जिसको आप फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी होता क्या है, यानी कि बच्चे की क्षमता सीमा। कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चे की सीखने की एक क्या होती है, सीमा होती है, और उस सीमा तक ही बच्चा क्या होता है, सीख पाता है। अगर सीमा से बाहर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हर बच्चे में जो कहिएगा कि सीखने की क्षमता एक जैसी होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। तो उनके विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही बच्चे में क्या होती है, सीखने की कई प्रकार की क्षमताएं होती है। तो इसलिए बच्चे के लिमिटेशन को, सीखने की जो लिमिटेशन है, उस वहाँ तक हम क्या करेंगे, बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को कहे जेडपीडी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग की बात कौन करता है, तो लेव वाइगोवस्की कहता है। इसको स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, यानी कि जिसको कहते हैं, मतलब कि जैसे कि बेसहारों को हम सहारा देते हैं ना, उसी टाइप का। जैसे कि शिक्षक हुए या माता पिता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जब बच्चे को आप सहारा देते हैं, उसे मदद देते हैं या सहायता करते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे कि हम बच्चे को जब साइकिल सिखाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे जब साइकिल राइड करते हैं तो एक तरह से आप पकड़ के रखते हैं, और जैसे जब बच्चा चलाना सीखता है, धीरे धीरे वो साइकिल छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर गिरने लगता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष सहारा कि हाँ चलो, उनको लगे कि तुम गिरोगे नहीं, हम पीछे से एक सहारा हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यानी अप्रत्यक्ष सहारा अगर माता पिता या शिक्षकों के द्वारा बच्चे को दिया जाता है सीखने के लिए, तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तीसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसकी बात किसने कहा, तो लेव वाइगोवस्की ने। तो प्राइवेट स्पीच के बारे में लेव वाइगोवस्की का कहना है कि बच्चे जो होते हैं स्वयं से बात करते हैं। यानी कि जब भी बच्चे क्या होते हैं, किसी भी विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उन विचारों को व्यक्त करने से पहले बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बात करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये सही बोल रहा हूँ। तो जब वो स्वयं उसका जो है वो बात करने के बाद फीडबैक आता है, तभी वो क्या होता है, अपना विभिन्न प्रकार के विचारों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, यानी अपने आप से बात करना भी जो है सीखने का एक प्रकार का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि MKO। इनकी भी बात लेव वाइगोवस्की के द्वारा किया गया है। यानी कि जो अत्यधिक ज्ञान रखता हो, ठीक है, उसको हम इसके अंदर रखते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो कि क्या होते हैं दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो ये जो क्या होता है, यानी कि उसमें क्या होता है जिज्ञासु टाइप का, यानी जो बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, और जो बच्चे जिज्ञासु नहीं होंगे तो वो उन बच्चों की अपेक्षा कम सीखेंगे। तो ऐसी स्थिति में माता पिता और शिक्षकों का एक कर्तव्य होता है कि बच्चों में सीखने का जो गुण है वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर क्या होनी चाहिए, आधारित होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे में मोर नॉलेज डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए हम जब निष्कर्ष की बात करते हैं तो लेव वाइगोवस्की महोदय का कहना था कि सीखना जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि जैसा हमारा समाज रहेगा, जैसा हमारी संस्कृति रहेगा, बच्चों पर सीखने का प्रभाव भी उन्हीं अनुरूप होगा। अर्थात अगर समाज नकारात्मक सांस्कृतिक पहलुओं या नकारात्मक विचारों पर अगर आधारित है तो बच्चों में भी नकारात्मक अधिगम शक्ति का विकास होगा, जबकि अगर सकारात्मक वातावरण रहे, सकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण रहे तो बच्चों में भी सीखने की जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है वो सकारात्मक पहलुओं पर क्या होगा, आधारित होगा। तो ये सारी बात थी क्या, तो लेव वाइगोवस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे कोहन वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जब कोहन वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसमें नैतिकता, यानी कि कोहन वर्ग महोदय का कहना था कि बच्चों का जो विकास होता है वो नैतिकता पर आधारित होता है। तो इसलिए उन्होंने विकास को जो है, विकास के सिद्धांत को जो है उन्होंने नैतिक सिद्धांत से क्या किया, जोड़ा। और उनका मानना था कि बच्चों में जो नैतिक विकास होता है ना, तो वो 3 स्तर और 6 चरणों में होता है, 3 स्तर और 6 चरणों में होता है। ठीक है, तो पहला स्तर जिसको हम पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, और इसमें अगर हम चरण की बात करें तो इसमें 2 चरण होते हैं। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो है जब पूर्व परंपरागत स्तर की बात होती है तो इसमें बच्चा किसी भी प्रकार की नैतिकता की जब बात हो जाती है तो 2 बातों पर निर्भर होती है। या तो बच्चे में क्या होती है, दंड का डर रहता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और अगर वो उनके मन में ये भी रहता है कि अगर हम इसको मतलब करेंगे तो हमको जो है कोई इनाम मिलेगा या कोई हमें गुड फीडबैक जो है बड़ों के द्वारा या टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा मिलेगा या सोसाइटी के द्वारा मिलेगा। तो इन 2 बातों पर आधारित रह करके ही बच्चा जो है नैतिकता का पालन करता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा जो हम देख रहे हैं चरण, तो वो है लाभ हानि आधारित नैतिकता, यानी कि कोई भी काम करने से पहले बच्चा पहले ये सोचता है कि ये काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा या ये काम नहीं करेंगे तो हमको क्या लॉस होगा। तो लाभ हानि पर जब किसी नैतिकता को आधारित करता है तो बच्चों में भी नैतिकता का विकास उन्हीं पर क्या हो जाता है, आधारित होता है। यानी कि प्रॉफिट रहता है तो बच्चा अच्छे से नैतिकता का क्या करता है, यूज करता है, और अगर लॉस की बात होती है, हानि की बात होती है तो वहाँ उनकी नैतिकता स्वतः क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा स्तर देखेंगे परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में भी 2 क्या होते हैं, आपके चरण होते हैं। अच्छा बच्चा बनने की इच्छा, इसमें हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर कोई कार्य करता है तो उसमें क्या होता है कि उनको एक फीडबैक का क्या रहता है कि भाई हमको कोई अच्छा मतलब कि कहे या हमारे समाज में जो है अच्छी मतलब कि हमारे बारे में बातें हो, हमको एक सम्मान मिले या हमारे बारे में अच्छा गुड फीडबैक मिले। तो ये करने की बातें उनमें जो है सोचते हैं, नैतिकता पे आधारित करते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छा बनने के चक्कर में वो क्या करता है, टीचर का, पेरेंट्स का या समाज के किसी भी सदस्यों के आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। दूसरा है नियम और कानून पालन स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नियम और कानून पालन से हमारा तात्पर्य है कि जब बच्चा में विभिन्न प्रकार की नैतिकता की जब बात होती है तो कई बच्चे जो होते हैं नियमों पर, कई मानदंडों पर आधारित होकर के उन नैतिकता का, उन बातों का क्या करते हैं, पालन करते हैं।
और उनके मन में ये भी डर रहता है कि अगर हम इस कानून को नहीं मानेंगे, इस नियम को हम नहीं मानेंगे तो हमें कानूनी दंड से भुगतना भी पड़ सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके बच्चों में क्या होता है, परंपरागत स्तर की नैतिकता का विकास होता है। चलिए तीसरा अगर हम स्तर की बात करें तो वह पश्च परंपरागत स्तर, और इसमें भी जो है 2 चरण होते हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो जब हम सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं तो बच्चे इसमें क्या होते हैं कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के नियम, कानून और दंड या आज्ञा पालन, हर तरह के पहलुओं को ध्यान में रख करके वो समाज के हर पहलुओं से क्या होता है, जुड़ता है और नैतिकता का पालन करता है। साथ ही बच्चा जो है इसमें हर तरह के, चाहे पूर्व परंपरागत स्तर रहे या परंपरागत स्तर रहे या पश्च परंपरागत स्तर के जितने भी जो है आप चरण देखे, वो सारे चरण का वो क्या करता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में जोड़ करके वो हर प्रकार के नैतिकता का क्या करता है, पालन करता है। तो इसलिए यहाँ पर कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो कई प्रकार के जो है स्तरों पर आधारित है, और अलग अलग स्तर जो है वो बच्चों में अलग अलग प्रकार के नैतिक विकास सिद्धांत का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो देखेंगे हम लोग एरिक्सन का सामाजिक भावनात्मक विकास सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन का नाम आपने सुना होगा। तो एरिक एरिक्सन ने कहा कि विकास को आजीवन प्रक्रिया माना। इन्होंने कहा कि विकास जो है वो क्या है, मतलब आजीवन प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्होंने कहा। और इन्होंने भी कई स्टेप बताया कि भाई बच्चों में जो विकास होता है वो सामाजिक भावना से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जैसे कि बच्चे जो होते हैं उसमें विश्वास या अविश्वास, यानी कि किसी समाज के किसी भी सदस्य के प्रति या तो उसको विश्वास होता है या फिर अविश्वास होता है। तो ऐसा कब होता है, तो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था में। दूसरा है स्वायत्त बनाम शर्म, यानी कि उसको लगता है कि नहीं ये चीज ये मेरा अपना है, या तो उसमें क्या होता है, एक हेजिटेशन होता है, एक शर्म की भावना होती है। ये 1 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चों में देखा जाता है। तीसरा है पहल बनाम अपराध, ठीक है, बोध, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि 3 से 6 वर्ष के उम्र में बच्चा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विचारों पर पहल करता है, या फिर उनमें जो है उन विचारों के प्रति अपराध की भावना जो है का क्या होता है, विकास होता है कि भाई ये काम अगर हम नहीं करेंगे या ये विचार को हम नहीं मानेंगे तो ये हमसे अपराध हो जाएगा, ये अपराध के श्रेणी में माना जाएगा। तो उसमें वो क्या करता है, कई तरह की बातों को व्यक्त करता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीन भावना। तो कहने का मतलब है कि एरिक्सन महोदय का कहना था कि सामाजिक भावनात्मक विकास जो होता है वो बच्चों में विभिन्न बातों में या विभिन्न कार्यों में परिश्रम करने से होता है। अब अगर मान के चले परिश्रम करने के बावजूद भी अगर बच्चे को अगर सही फल ना मिले तो वैसे में उस कार्य के प्रति उसमें क्या हो जाती है, हीन भावना हो जाती है। तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। उसके बाद है कि पहचान बनाम भ्रम। तो क्या है, जैसे कि कहते हैं कि भाई पढ़ोगे तो तुम कुछ न कुछ क्या है मुकाम हासिल कर लोगे, तुम्हारी एक पहचान बनेगी। और पढ़ने के बावजूद भी अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की पहचान ना बने तो उनको क्या लगता है कि भाई चलो ये सब तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, एक भ्रम है, हर कोई पढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि हर कोई अपना पहचान भी बना ले। तो एक भ्रम की स्थिति भी ये क्या होती है, बनी रहती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था में ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि किशोरावस्था की जो आयु है इसमें ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद है कि जो एरिक्सन महोदय ने कहा कि विकास जो है वो स्नेह, यानी कि अगर आप बच्चे को प्यार करते हैं तो बच्चे में क्या होता है, विकास की भावना और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और बच्चे में अगर मतलब कि स्नेह नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, तो उनको उस चीज़ों से या उस अधिगम प्रक्रिया से क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, एक दूरी बन जाती है,
वो सीखना नहीं चाहता है और वो मतलब कि एक तरह से कहिए कि अवॉइड करता है हर बातों को, ठीक है, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद है उत्पादकता बनाम ठहराव। तो क्या है कि बच्चे जो भी सीखते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, मतलब कि सीखते 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 जो है वो क्या करते हैं, मतलब कि एक नई विचार, एक नई सोच, एक नए ज्ञान को वो बनाने की कला सीख जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका ज्ञान जो हो जाता है, उनमें सीखने की जो अधिगम क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ठहराव पर आधारित हो जाती है कि भाई ये हम बहुत जानते हैं, इससे आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि ज्ञान की अंतिम सीमा को वो क्या कर जाता है, पार कर जाता है और अंत में उनका ठहराव हो जाता है। उसके बाद आते हैं अखंडता बनाम निराशा, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को जब हम कई प्रकार के तथ्यों से जब जोड़ते हैं तो वहां पर कई ज्ञानों को क्या किया जाता है, यानी कि एक में समाहित कर दिया जाता है और अंततः वहाँ बच्चे सोचने लगते हैं कि ये विषय को पढ़ा तो इसमें ही आ, जैसे हम सोशल साइंस के कई विषय को पढ़ते हैं और सोशल साइंस के कई विषय पढ़ते पढ़ते फिर क्या हो जाता है, अंत में देखते हैं कि कोई भी विषय जो है वो पर्टिकुलर नहीं है, हर विषय का हर इसमें क्या है, समायोजन है। यानी कि सोशल साइंस में मैथ भी है, फिजिक्स, सोशल साइंस में मैथ भी है, आपका हिस्ट्री भी है, आपका जो है पॉलिटी भी है और साथ में आपका क्या है, ज्योग्राफी भी है। तो इस तरह से भी कई कई आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो अंत में बच्चे को लगता है भाई जो चीज़ हम मतलब कि अलग अलग पढ़ते थे तो यहाँ तो देखते हैं सब एक में ही पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए वैसी स्थिति में निराशा भी हाथ लग जाती है। तो जब निष्कर्ष की अगर बात करें कि एरिक एरिक्सन का इन सारे चरणों को देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो हमेशा ये देखेंगे कि प्रत्येक जो स्टेप है, चरण है, उसमें व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से क्या होता है, गुजरता है। यानी कि कई प्रकार के विचार विमर्श करने की भावना उसमें क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम जो है विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक थे विकास सिद्धांत के, तो उनको हम लोगों ने देखा। तो आगे के वीडियो में हम लोग जो है इनसे संबंधित जो है MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।